HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मंजू के माँ बाप मंजू को लेकर विदेश चले गए थे और साथ में दीपक कुमार भी था। मंजू के दादा दादी, दीपक के दादा दादी आपस में दोनों जिगरी दोस्त थे। जब मंजू के दादा दादी की डेथ हो गई थी, वह विदेश में अकेले पड़ गए। मंजू के दादा ने जितनी फैक्ट्रियां खोली थी वह दीपक के दादा के साथ सब साझा में थी। फिर दीपक के दादा ने मंजू के माँ बाप को साथ में लिया और यहाँ इंडिया में शिफ्ट हो गए। और दीपक की दादी ने कभी भी उन दोनों में कोई फर्क नहीं किया, उन्हें बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह रखा। मंजू की शादी को आज 21वीं सालगिरह थी। ये शादी की सालगिरह वो बिल्कुल नई जगह जाकर मनाना चाहते थे, इसलिए आज मंजू की बेटी ने उन दोनों को विदेश ट्रिप पर भेजा था। और ये दोनों की यादगार ट्रिप थी। जब दीपक और मंजू विदेश ट्रिप पर पहुंचे, वहाँ के तौर तरीके देखकर इन दोनों को अपनी शादी की पहली रात याद आ गई और उसी के बारे में बात करते हुए वह अपने होटल तक पहुंच गए, जहां उन दोनों ने अपनी शादी की सालगिरह मनानी थी। लेकिन वहां पर वे खुद ही सरप्राइज हो गए जब उन्होंने अपनी 21 साल की बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखा तो उन्हें 21 साल पहले की वह सारी बातें याद आने लगी। मंजू शाह हवेली की सबसे लाडली और बिगड़ी हुई बेटी थी। वह कॉलेज में जीन्स और शर्ट पहनकर जाती तो दीपक कुमार से बर्दाश्त ना होता, जो हवेली का सबसे बड़ा बेटा और उस हवेली के होने वाला इकलौता वारिस था। दीपक ने मंजू शाह को ऐसा बेहुदा कपड़े पहनने से मना किया तो मंजू ने उससे कहा, मैं जैसे चाहूँ वैसे कपड़े पहनूंगी, आपको कोई हक नहीं मुझे टोकने की। ये सुनते ही दीपक कुमार से बर्दाश्त ना हुआ। उसने घर वालों से बात करके जबरदस्ती मंजू शाह से शादी कर ली। शादी के रात वह कमरे में गया तो मंजू शाह को सजा देना चाहता था, पर मंजू शाह को देखकर अपने होश खो बैठा और मंजू शाह को कमर से पकड़ते ही उसके होंठों को, मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। दीपक, मैं जब आपके किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं करती तो फिर आपको क्या हक पहुँचता है कि आप मेरे मामले में दखलंदाजी करें। मेरी मर्जी जो भी पहनूं कुछ करूं, आपको उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। वो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, मैं उनके साथ हंसूं खेलूं बात करूं या उनके साथ उनके फार्म हाउस पर जाऊं, आप अपनी हद में रहिए। मंजू शाह ने उंगली उठाकर ये शब्द दीपक कुमार को कहे थे। वह ये भी भूल चुकी थी कि वह किससे बात कर रही थी। दीपक कुमार जो अब तक समझा रहा था, उसकी उठी हुई उंगली उसके अहंकार पर बुरी साबित हुई थी। अगले ही पल उसने अपना हाथ मंजू शाह के हाथ की तरफ बढ़ाया था और उसकी उठी उंगली को बड़ी बेदर्दी से मोड़ दिया था। मंजू शाह तो उछल पड़ी थी, दर्द से सिसक रही थी, लेकिन उसका पूरा हाथ जकड़कर दीपक कुमार उसे पलट चुका था। उसका पूरा बाजू मोड़कर उसके गर्दन के पास लाकर कह रहा था कि क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना, शायद तुम भूल बैठी हो कि मैं कौन हूँ और किससे तुम बात कर रही हो। अब तक तुम्हें इतनी आज़ादी सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि तुम पूरे घर की लाडली थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती करूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुम अपनी हद भूल चुकी हो। और दीपक कुमार बिल्कुल नहीं चाहता था उसके घर की लड़की इस तरह की हरकतें करते फिरे। दर्द के मारे मंजू की आंखों से आंसू आने लगे थे। वह अपने बाजू छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन दीपक ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने साथ लगा लिया था। मंजू दीपक से पूरी तरह चिपक चुकी थी और वह उसे ऐसे ही पकड़कर दीवार से लगा चुका था। मंजू के तो होश उड़ने लगे थे, डर के मारे कांपने लगी थी। कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, आंटी को बताऊंगी। उसके होंठ कांप रहे थे। वे कांपते हुए मुंह से कह रही थी, मगर दीपक अपना हाथ उसकी कमर से सरकाता हुआ उसकी गर्दन पर ले आया था। गर्दन से बालों को हटाकर उसके बाजू को छोड़ा और कहने लगा, कल रात तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरत रात होगी। अपनी हर बेइज्जती का बदला लूंगा और डंके की चोट पर लूंगा। मंजू साहब बिन पानी की मछली की तरह दीपक कुमार के चंगुल में कांप रही थी, तड़प रही थी। कहने लगी, आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, बिना वजह मुझ पर हक ना जताया करो। मैं अभी बताती हूँ संजय को, अभी कॉल करके बताऊंगी और फिर देखना वह आपका क्या हाल करता है। आप मेरी नज़रों में कुछ भी नहीं हो, समझे। आपकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ आंटी की वजह से करती हूँ, वरना आप तो इस खानदान के वारिस कहलाने के लायक भी नहीं है। आपको तो किसी इससे ज्यादा मंजू और कुछ बोलती। अगले ही पल गुस्से से भरा हुआ दीपक कुमार उसके गर्दन को दबोचकर मंजू को अपनी तरफ मोड़ चुका था और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था और फिर बड़ी सख्ती से अपने होंठ उसके गर्दन पर चिपका चुका था। दर्द के मारे वह सिसकती हुई मंजू शाह दोनों हाथों से दीपक को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अपना निशान छोड़ चुका था। वह निशान इतना गहरा था कि मंजू की गर्दन पर साफ जगमगा रहे थे। गुस्से से आग उगलती नजरों से दीपक कुमार देखकर कहने लगा, जिंदगी में पहली और आखिरी बार तुमने गैर लड़के का नाम अपने होने वाले पति के सामने लिया है। बहुत शौक है ना संजय से मिलने का। आज मैं खुद जाऊंगा संजय के पास, तुम्हें लेकर देखता हूँ वह कैसे तुम्हें अपनाता है।
मैं भी देखता हूँ उस मर्द में इतनी हिम्मत है कि वह किसी और की छुई हुई औरत को अपना बनाने के लिए तैयार हो जाए। मंजू साहब कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर दीपक क्या करने वाला है। पहले ही उसके गर्दन पर वह निशान छोड़ चुका था और फिर अगले ही पल जो हरकत दीपक ने मंजू के साथ की तो उसकी चीखें बहुत तेज हुई थी, क्योंकि दीपक ने उसके कुर्ते में, आज शनिवार का दिन था, शाह हवेली में रोज के हिसाब से सुबह नाश्ते के टेबल पर गर्मा गर्मी थी। बड़ी आंटी सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और उनके सामने उनके दोनों बेटे और बहू विराजमान थे। मेज के दूसरे कोने पर यानी उनके सामने उनका इकलौता पोता दीपक कुमार बैठा था। सिर्फ एक ही कुर्सी खाली थी और वे मंजू की थी। हमेशा की तरह वह आज फिर लेट थी। बड़ी आंटी ने सर झटका और कहा, मंजू किधर है? आज तो कॉलेज की भी छुट्टी है, फिर अभी तक नाश्ता करने के लिए क्यों नहीं आई? 2 दिन होते हैं, शनिवार इतवार, जब सभी मिलकर बैठते हैं। क्या उसके पास इतना वक्त भी नहीं है वह अपने बड़ों के साथ बैठकर नाश्ता कर सके? माथे पर बल डालकर बड़ी आंटी ने जब ये बोला तो उनका छोटा बेटा जो उनके साथ बैठा था खंगार कर अपनी पत्नी को देखने लगा, जो माथे पर बल डालकर बेड में जेम लगाने में बिजी थी। इससे पहले कि कुछ कड़वा उसके मुंह से निकलता अगले ही पल दीपक उठा था। कहने लगा, बड़ी आंटी, नहीं आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। दोनों आपस में चाचा ताऊ के बच्चे थे, बचपन से ही एक घर में पले बड़े थे, ये रोब जमाना उनके यहाँ आम बात होती थी। दीपक कुमार अपनी कुर्सी से उठा और सीधा सीढ़ियाँ चढ़कर उसके कमरे की तरफ जाने लगा जहाँ पर मंजू शाह का हाथ चलता था। दूसरी तरफ मंजू अभी अभी नहाकर अपने घने लंबे बालों को टॉवल में लपेटकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। बाथरूम में कपड़े लेकर जाने की परेशानी वो कभी नहीं उठाती थी, बल्कि टॉवल में लपेटे कमरे में आती और फिर ड्रेस चेंज किया करती। आज भी उसने ऐसा ही किया था, मगर अफसोस तो ये था वह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। अपने ही ध्यान में गुनगुनाती हुई वह अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। सफ़ेद दूधिया रंगत थी, गुलाबी होठों को वह दांतों से काट कर मुस्कुराई थी। जैसे उसने टॉवल खोलकर एक नज़र अपने वजूद को देखना चाहा, अगले ही पल धड़ल्ले से दरवाज़ा खुला था। आईने में जैसे ही मंजू को दीपक कुमार खड़ा दिखाई दिया, वह तो कांप उठी थी। चिल्लाकर फौरन टॉवल को अपने ऊपर लपेटा और भागकर पर्दे के पीछे छुप गई। दीपक कुमार उसे देख चुका था। चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट आई थी। मंजू सा घबराकर कहने लगी, ये क्या तरीका है आपका? तमीज नहीं है? लड़कियों के कमरे में दरवाजा खटखटाकर जाना चाहिए। लेकिन दीपक कुमार अंदर ही अंदर मुस्कुराया था। कदम कदम चलता हुआ पर्दे के पीछे आने लगा। उसे मंजू को तंग करके खुशी महसूस हो रही थी, जबकि मंजू की हालत शर्म के मारे खराब हो रही थी। कहने लगी, आपको शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। दीपक कहने लगा, क्यों जाऊँ? बड़ी मम्मी ने तुम्हें नीचे नाश्ते के लिए बुलाया है। अब तभी जाऊंगी जब तुम मेरे साथ जाओगी। मंजू की तो आंखें जैसे हैरानी से फैली थी। पूरा वजूद पर्दे में ढका हुआ था, सिर्फ चेहरा ही था जो बिल्ली की तरह पर्दे से निकाल कर देख रही थी। मोटी मोटी आंखें टिमटिमाकर कहने लगी, मैं चेंज करके आ जाऊंगी, अभी जाओ यहाँ से। कुछ देर तो दीपक कुमार मंजू की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, फिर कहने लगा, वैसे तुम मुझसे इतना छुप क्यों रही हो? जो कुछ देखना था मैं तो देख चुका हूँ और आगे भी मैंने ही देखना है। आ जाओ मेरे सामने। कौन सा ऐसा पहली बार हुआ है? इससे पहले भी तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से कितनी बार तो मैं इस तरह तुमको देख चुका हूँ। ये बात दीपक कुमार ने बड़े ही गंभीरता के साथ कही थी। घर का होने वाला वारिस ही था, हर चीज़ पर उसकी नज़र हुआ करती थी। मंजू की नादानियों से वह भी वाकिफ था। कितनी बार उसे ऐसी हालत में देख चुका था। अगर कोई और देख लेता तो उसकी आंखें ही निकाल देता। दीपक की ये बात सुनकर मंजू के गालों पर सुर्ख लाली आई थी, मगर अगले ही पल दीपक कुमार आगे बढ़ा और कहने लगा, अगर आइंदा के बाद तुमने दरवाज़ा खुला छोड़कर चेंज किया ना, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके इतने करीब जाकर ये बात बोला था कि उसके वजूद से उठने वाली खुशबू उसके अंदर समा रही थी, मगर वह अपने आप पर काबू कर गया। एक नज़र मंजू पर डालने के बाद दीपक कमरे से निकल आया। मंजू जल्दी से पर्दे के पीछे से निकली और दरवाजे को लॉक किया और उस पर उसका टॉवल गिरते हुए बचा था। भागकर कपड़ों की तरफ आई थी। दिल में शर्म भी थी और दिमाग में गुस्सा भी। कैसा बेशरम दीपक, उसको जरा शर्म नहीं आती। हक तो ऐसे जता रहा था जैसे मैं उसकी पत्नी हूँ। शर्म नाम की चीज़ नहीं है उसको। किसी दिन मुझे गुस्सा चढ़ा तो मैं उसकी शिकायत आंटी से लगा दूंगी। वह बड़बड़ा रही थी और साथ साथ चेंज भी कर रही थी। जल्दी से अपने गीलों बालों को सुखाया, फिर सर पर दुपट्टा लेकर बाहर निकली। अपने ही ध्यान में बड़बड़ाती हुई जैसे ही बाहर आई तो एक मजबूत सीने से उसका टक्कर हुआ था। वह समझ रही थी शायद दीपक कुमार जा चुका था, मगर उसके कमरे के बाहर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे उसके सीने से टकराई तो अगले ही पल दीपक कुमार की उंगलियों के निशान उसके कमर पर छोड़ चुकी थी। झटके से मंजू दीपक से दूर हुई और वह अगले ही पल उसे दूर करके कहने लगा, क्या है?
हर वक्त मेरे साथ टकराती रहती हो। तुम्हारे इरादे मुझे नेक नहीं लगते। जवाब में मंजू ने एक तीखी नज़र दीपक कुमार पर डाली और कहने लगी, ये बस आपकी गलतफहमियां हैं। घर के बड़े होने का टैग जो लगा रखा है आपने, मेरी नज़रों में कोई मायने नहीं रखता। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई थी। आकर सबको राधे राधे कहा और अपनी आंटी के साथ बैठ गई, जबकि सब उसे घूर कर देख रहे थे क्योंकि नाश्ता आधा घंटा एक बार फिर उसकी वजह से लेट हो चुका था। आंटी ने मंजू को देखा और फिर कहने लगी, अगर तुम मेरी लाडली दोस्त की पोती ना होती तो शायद अब तक तुम्हारी इन लापरवाहियों पर तुम्हें सजा दे चुकी होती। लेकिन अगले ही पल मंजू उठी और अपनी दोनों बाहों को अपनी दादी माँ के गर्दन में डाली, उनके माथे पर किस देकर कहने लगी, अरे मेरी जान, क्या हो गया? आज इतवार का ही तो दिन था, थोड़ा सा ही तो लेट हुई हूँ। इस बात पर आंटी भी उसे अपने गले लगा चुकी थी। कहने लगी, हमारी हवेली के कुछ रीति रिवाज हैं जिनके नियमों का पालन करना तुम पर भी ज़रूरी है। अब तुम पहले जैसी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, कॉलेज जाने लगी हो, तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, अगले ही साल तक तुम्हारी शादी भी कर देंगे। दीपक कुमार को देखो कितने समझदार है, सिर्फ 2 साल ही तुमसे बड़ा है, मगर जानती हो इस हवेली का इकलौता वारिस है और मेरा इकलौता पोता है। अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और साथ में हवेली की जिम्मेदारी को भी अच्छी तरह से निभाता है। मंजू को तो न जाने क्यों दीपक कुमार से चिढ़ थी। जैसे ही आंटी ने दीपक कुमार का नाम लेकर तारीफों की पुल बांधने शुरू की, वह अगले ही पल आंटी के गर्दन से अपनी बाहों को हटाकर नाश्ता करने में बिजी हो गई थी। ये बात दीपक भी अच्छी तरह से जानता था कि मंजू से बर्दाश्त नहीं होता उसके सामने दीपक की तारीफ की जाए, मगर कहीं न कहीं दीपक जानता था मंजू सास सिर्फ और सिर्फ उसकी बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए उसकी दुल्हन बनकर उसके कमरे में आ जाएगी। वह तो तब से ही मंजू के मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। जब एक बार दीपक की दादी ने मजाक में कहा था कि तुम्हारी दुल्हन तो मंजू सा बनेगी। मंजू और दीपक की शादी हो जाए, अगर दीपक किसी और लड़की को पसंद कर ले तो उसकी मर्जी है, मैं कभी भी दोनों को जबरदस्ती एक साथ रिश्ते में नहीं बांधूंगी। दीपक के दादा का आदेश था, वह हर आदेश को अपने दिल जान से लगा कर रखता था, उनका कहना मानता था। दादी का यह आदेश भी उसने अपने सर आंखों पर रखा हुआ था। उसी दिन से वह मंजू को सिर्फ मेरी दादी की दोस्त की पोती ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर मानने लगा था। नाश्ता फ्री होने के बाद कुछ देर सब आंगन के सोफे पर बैठे थे। फिर दादी के दोनों पोते जमीनों को देखने के लिए निकल गए। मंजू वहीं जिद कर बैठी थी कि आज मेरी छुट्टी है, घर में रहकर क्या करूंगी, मुझे भी अपने साथ खेतों में ले चलो। अगले ही पल दादी ने उसे घूर कर देखा था। ओहो लड़की, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम छोटी नहीं हो, इतनी बड़ी हो। खेतों में अक्सर मजदूर होते हैं और काम करने वाले भी, जब उनके सामने तुम अटखेलियाँ करती फिरोगी। दीपक ने जब मंजू को उदास देखा तो अगले ही पल कहने लगा, कोई बात नहीं दादी, मैं इसे ले जाता हूँ, चलो जाओ, तैयार हो जाओ, हम खेतों में चलते हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हारी निगरानी में इसे भेज देती हूँ, लेकिन खबरदार इसे इधर उधर जाने मत देना। मंजू तो दादी के इस बात पर खिल उठी थी। कहने लगी, हाँ हाँ, जब बात मैं कह रही थी तो मुझसे विनतियाँ करवा रही थी और वही बात दीपक ने की तो आप फौरन से मान गई। यही आपका पोता, मैं लड़की हूँ ना, इसलिए किसी खाते में नहीं आती। वह एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी और दीपक कुमार इस बात पर आगे बढ़ा और बाजू से पकड़कर खींचते हुए मंजू को घर से बाहर ले जाने लगा। चुपचाप चल रही हो या मैं अपना इरादा बदल लूँ? मंजू ने चुप रहने में ही फायदा समझा। वह जानती थी कुछ देर बाद वह खेतों में थी। सारा दिन खेतों में घूमते फिरते हुए गुजरा था। दीपक कुमार मंजू के आसपास ही मंडरा रहा था। अब तक मंजू सा ड्राइवर के साथ ही कॉलेज जाया करती थी। आज तक मंजू के पिता को ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ना ही दीपक कुमार को, कि वह खुद मंजू को कॉलेज छोड़ने जाए, जो उस पर नज़र रखे, क्योंकि सभी उस पर बेहद भरोसा करते थे। उस रात जब दीपक कुमार सारा दिन मंजू के साथ गुजारने के बाद उसे घर तक लाया, अगले ही पल कहने लगा, कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें कॉलेज छोड़ने में खुद लेकर जाऊंगा। शहर में मुझे कुछ काम भी है, साथ तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा। और मंजू के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। अगले ही पल दीपक को देखकर कहने लगी, नहीं नहीं, इन सब की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आप मेरे पीछे अपना समय बर्बाद क्यों करेंगे? आपको जो काम है आप जाकर अपना काम करिए। उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देखकर दीपक कुमार के माथे पर बल पड़े थे। वह मंजू के ऐसी हरकतों से वाकिफ था। कहने लगा, क्यों, इसमें समस्या क्या है? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा तो मैं छोड़ दूंगा और तुम सुबह तैयार हो जाना। मंजू के चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर तो दीपक कुमार को कुछ शक होने लगा था। उसको न जाने क्यों कुछ दाल में काला लगने लगा। उसके दिमाग में कई तरह के शक उभरने लगे थे, लेकिन वह अभी कुछ गलत सोचने के मूड में नहीं था। रात को अपने कमरे में जाकर सो गया।
सुबह जब उठा तो मंजू पहले ही तैयार थी। जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर कहने लगी, मेरा आज टेस्ट है, मुझे तैयारी करनी है, मैं आज ड्राइवर के साथ जल्दी चली जाऊंगी। दीपक कुमार जो अभी अभी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठा था, उसकी इतनी तेजी की वजह जान चुका था। ये लड़की उसके साथ ना जाने के बहाने ढूंढ रही है। अगले ही पल उसने लस्सी की गिलास अपने होठों से लगाया और मंजू को देखकर कहने लगा कि हाँ, मेरा भी नाश्ता बस हो गया कि मैं वहाँ पर क्लाइंट के साथ भी कर लूँगा। चलो मंजू, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप करता हुआ चला जाऊँगा। दादी भी जल्दी से हाँ कहने लगी। ये तो और भी अच्छा है, दोनों बच्चे साथ जाओगे तो मुझे आसानी रहेगी। जब तुम कॉलेज जाती हो तो मुझे बहुत चिंता रहती है। जब तक ड्राइवर मुझे कॉल करके बता नहीं देता कि कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर पहुंचने वाले हैं, जब तक मुझे चैन नहीं मिलता। मंजू तो अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। अपनी बैग को बड़ी जोर से उठाकर घर से बाहर आई थी। एक नज़र दीपक कुमार को देखकर कहने लगी, मैंने कहा ना मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी, आप क्यों फिर बार बार फोर्स कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी फैमिली वालों को इंट्रोड्यूस करवाती फिरूं। पापा खुद ही तो कहते हैं हर जगह हमारे दुश्मन फैले हुए हैं, इसलिए अपने बारे में लोगों से कम ही बताया करो, कम ही अपने खानदान के बारे में बताया करो। दीपक कुमार को मंजू का हर बहाना समझ आ रहा था। ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। मंजू ने तो सुख का सांस लिया था। मंजू दूसरी गाड़ी में बैठी थी और दीपक कुमार अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। मंजू ने तो गहरी सांस छोड़ी। वह दीपक कुमार के साथ जाती तो भला अपना हुलिया कैसे बदल सकती थी? वह घर से तो सूट सलवार और दुपट्टा ओढ़कर आती थी और ये कपड़े वो पहनकर कॉलेज नहीं जाया करती थी। रास्ते में ही कुछ देर के लिए गाड़ी रुकवाकर अपने दोस्त के घर जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आया करती थी। ड्राइवर भी उसके असलियत से वाकिफ था, लेकिन आज तक कभी मुंह खोलकर किसी को बता नहीं पाया था कि अगर शाह खानदान की किसी लड़की के बारे में बताया तो ये लोग उसकी गर्दन ही धड़ से अलग कर देंगे। और आज भी मंजू ने ऐसा ही किया था। अपने दोस्त के घर जाकर उसने सबसे पहले अपनी सादा सा सूट सलवार कमीज उतारी थी, फिर जीन्स और शर्ट पहनकर अपने बाल खोले थे, हल्की हल्की लिपस्टिक लगाई थी और ज्वेलरी वह अपने साथ रखकर लाई थी। देखने में वो किसी मॉडर्न से कम नहीं लग रही थी। इस बात से अनजान थी कि दीपक कुमार उसका पीछा करते हुए पीछे आ रहा था। जैसे ही दीपक कुमार की नज़र घर से निकलने वाली मंजू पर पड़ी तो उसके कानों से धुआं निकला था। वह तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मंजू ऐसा भी करती है। इससे पहले कि मंजू जाकर ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती, अगले ही पल अपने कंधे पर रखे शॉल को उतारकर दीपक ने उसके जिस्म पर लपेटा था। एकदम से अपने पीछे किसी दबाव को महसूस कर मंजू बुखला गई थी। जब पीछे पलटकर देखा तो दीपक कुमार खड़ा था। उस वक्त मंजू की हालत देखने लायक थी। घबराते हुए कहने लगी, आप? गुस्से से अंगार नज़रों को देखकर उसके पूरे शरीर में करंट सा दौड़ा था। उसे कभी भी नहीं सोचा था कि दीपक कुमार उसकी जासूसी भी कर सकता है। उसके ऊपर चादर को लपेटकर गुस्से से कहने लगा, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। यही सोचकर घबरा रही थी। न जाने अब दीपक कुमार क्या करेगा। अगर पापा और दादी को बता देगा तो न जाने घर में कौन सा बवाल होगा। मंजू घबरा रही थी। जब दीपक कुमार ने ड्राइवर को गिरेबान से पकड़कर बाहर निकाला, कहने लगा, क्या ये सब कुछ तुम जानते थे? दीपक कुमार को गुस्से में देखकर ड्राइवर भी कहने लगा, छोटी मैडम जब से कॉलेज जा रही हैं रोज यहाँ रुकती हैं और ऐसे ही गंदे गंदे कपड़े पहनकर कॉलेज जाती हैं। सिर्फ इतना नहीं, ड्राइवर तो ये भी बता चुका था उनकी दोस्ती तो लड़कों के साथ भी है। संजय नाम का लड़का हमेशा उनके साथ होता है। जिस दिन उसके मोटरसाइकिल में पेट्रोल ना हो उस दिन मैडम मुझे कहती हैं कि उसके घर तक उतार दो। मैडम तो उसे 1000-2000 रुपए भी देती रहती हैं। ये सुनकर दीपक कुमार का पूरा बदन गुस्से से तड़प ही उठा था। मंजू साह से वह कितनी मोहब्बत करता था ये तो सिर्फ उसका दिल ही जानता था। अचानक ड्राइवर के मुंह से ये शब्द सुनकर वह शर्मिंदा और गुस्से में दीपक कुमार था। उसका बस नहीं चल रहा था कि मंजू की गर्दन को दबोच डाले। संजय का नाम बार बार जहां उसके दिमाग में गर्दिश कर रहा था। ड्राइवर को तो उस वक्त उसने घर जाने को कहा और उससे सख्ती से धमकाया, किसी को कुछ बताया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और खुद फ्रंट सीट पर बैठी हुई मंजू पर एक गहरी नज़र डालकर गाड़ी में आकर बैठ चुका था। पूरी स्पीड के साथ गाड़ी सड़क पर चल रही थी। गाड़ी घर की तरफ नहीं बढ़ी थी बल्कि शहर की तरफ आगे बढ़ रही थी। अपने ऊपर दीपक कुमार की चादर को लपेटे सिसकिया से रोती मंजू ये कह रही थी, प्लीज घर में किसी को भी कुछ मत बताना। असल में जो दादी मुझे वो कपड़े पहनने के लिए देती हैं, कॉलेज में ऐसा कपड़ा कोई नहीं पहनता। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती है, इसलिए मैं शहर में आने के बाद उन जैसे माहौल में ढलने के लिए ये कपड़े पहन लेती हूँ। लेकिन कसम खाकर कहती हूँ किसी को नहीं पता कि मैं आपके घर से हूँ या मेरे माँ बाप का नाम क्या है। यहाँ पर हर कोई अपने चरित्र से पहचाना जाता है। बराबर मंजू अपने सफाई में ये सब बातें कर रही थी।
मगर दीपक कुमार उसकी हर सफाई पर अपनी गाड़ी की स्पीड पहले से भी ज़्यादा तेज कर लेता। मंजू को डर लगने लगा था। बार बार ये कह रही थी, गाड़ी रोको, मुझे डर लग रहा है, इतनी स्पीड से क्यों चला रहे हो, अगर एक्सीडेंट हो गया तो। जवाब में दीपक कुमार चिल्लाकर बोला था, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, मर जाऊंगा ना, और तुम भी साथ ही मरोगी। अच्छा ही होगा कि मर जाऊंगा, भगवान से प्रार्थना करो मर ही जाऊं, वरना जिस तरह मुझे गुस्सा आया हुआ है आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। मंजू तो समझ चुकी थी, आज से पहले उसने दीपक कुमार को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। कुछ देर के बाद गाड़ी एक फार्म हाउस पर जाकर रुकी थी। मंजू घबराते हुए कहने लगी, दीपक आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे घर क्यों नहीं लेकर गए। अगर दीपक उसे बाजू से पकड़कर अंदर लाया था। कहने लगा, मुझे अपने दिल का वह सारा गुबार निकालना है जो कुछ तुमने किया है। क्या वह कोई आम बात है, घर वालों के सामने जाकर मैं ये सब कुछ कहूँ तो क्या गुजरेगी उन लोगों पर। उनके सामने मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तुम्हें सबक तो सिखाना है। अगले ही पल दीपक कुमार ने एक झटके से अपनी शॉल खींची थी। मंजू खुले टॉप और जींस में खुले बालों में दीपक कुमार के सामने थी। पूरे कॉलेज के सामने वह धड़ल्ले से होकर उन कपड़ों में घुमा करती थी, मगर आज दीपक कुमार के सामने खुद को ऐसे देखकर वह अपने बदन को छुपा रही थी। कह रही थी, दीपक ऐसा मत करो, मुझे शर्म आ रही है प्लीज। लेकिन दीपक ने अपनी शॉल दूसरी तरफ फेंक चुका था। जनवरी का महीना था, ठंड भी बहुत थी, मगर इस तरह गुस्सा था कि माथे पर पसीने के बूंदे चमक रही थी। सबसे पहला सवाल दीपक ने ये किया था, ये संजय कौन है, तुम्हारे साथ घूमने वाला, तुम्हें छूने वाला, तुम्हारे साथ वक्त बिताने वाला, ये 2 टके का संजय है कौन जो मेरी बराबरी कर रहा है। दीपक कुमार की बराबरी, इतना कहकर दीपक कुमार आगे बढ़ा था। मंजू घबराई हुई थी। कहने लगी, वो बस मेरा दोस्त है, थोड़ा मिडिल क्लास है, इसलिए मैं कभी कभार उसकी मदद कर देती हूँ, उसके साथ वक्त बिता लेती थी। मैं उसके बारे में बहुत जल्द अपनी माँ बाप को बताने वाली थी, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। बाकी रही बात कपड़ों की, तो प्लीज इस बात को किसी को मत बताना, आपका मुझ पर एहसान होगा। उसके बाद दोबारा इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी। ये लड़की कैसी ढीठ थी, दीपक कुमार तो सोच भी नहीं सकता था। अगले ही पल गुस्से से आगे बढ़ा और फिर मंजू के साथ जो हुआ अपने नाजुक हाथों से रोकती रह गई, दूर हो जाओ मुझसे। लेकिन दीपक कुमार उसे यकीन दिला चुका था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा तुम्हें छूने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दीपक ने कभी ना सोचा था वह अपनी मोहब्बत का इजहार यूं करेगा, मगर जो कुछ मंजू कर चुकी थी, गुस्से में उसके साथ जिस तरह का व्यवहार रख रहा था, उस पर दीपक कुमार को जरा बराबर भी पछतावा नहीं था। वह दर्द से सिसक रही थी, एक तरफ को बिस्तर पर गिरी रो रही थी। आंटी को बताऊंगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी गर्दन पर निशान डाल दिए। मैं तो आपको अपना भाई समान मानती थी, तुम सगे नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पापा तो तुम लोगों को अपना मानते हैं, उस नाते तो तुम मेरे कजन ही हुए ना। मंजू के माता पिता विदेशी थे, वह इस घर में दीपक के पिता के साथ रहते थे। उन लोगों ने कभी भी मंजू और उनके माँ बाप को पराया नहीं समझा, लेकिन दीपक कुमार को उसके आंसर उस वक्त जहर लग रहे थे। एक नज़र उस पर डाली, गर्दन पर हल्के सुर्ख निशान थे। फिर कहने लगा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ एक निशान दी है। देखता हूँ तुम्हारा वे आशिक संजय तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। चलो उठो, अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, तुम मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि तुम तो मेरे गुस्से के काबिल भी नहीं। इतना कहकर दीपक कुमार उसे बाजू से पकड़कर दोबारा बाहर लाया था। कहने लगा, बुलाओ अपने संजय को, मैं भी देखता हूँ वह कितनी मोहब्बत करता है तुमसे। मेरे सामने अगर वह तुम्हारा हाथ मांगने के काबिल भी है या नहीं। मंजू सा रो रही थी, गुस्से से बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर दीपक कुमार की तकलीफ से वो बहुत वाकिफ थी। अगर वह कुछ भी बोलती तो वह हर हद पार कर सकता था। घबराते हुए उसने संजय को कॉल मिलाई थी। कहने लगी, संजय मेरा कजन तुमसे मिलना चाहता है और उसके सामने तुम इकरार करो कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। अगर तुमने उसके सामने मुझे अपना लिया तो ये दादी आंटी को भी मना लेगा। इतना कहकर मंजू कॉल काट चुकी थी। बार बार दुपट्टा अपने गले से लपेटने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद वहाँ पर संजय भी आ गया। जब उसने मंजू को वहाँ पर खड़ा देखा तो घबराते हुए आगे बढ़ा। आम सा शकल सूरत का वह लड़का जैसे ही मंजू के करीब आया उसे गले लगाने लगा। तभी सामने से आता हुआ दीपक कुमार को देखकर वह घबराकर पीछे हटा। दीपक कुमार को देखकर उसके सामने लोग टिक नहीं पाते थे। वह जल्दी से पीछे हटा था, सर झुकाकर खड़ा हो गया। संजय ने उसे राधे राधे भाई कहा। जवाब में दीपक कुमार ने उसे घूरकर देखा, मंजू के पीछे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ओहो तुम हो संजय जो मंजू को शादी के सपने दिखा रहे हो। जानते भी हो ये दीपक कुमार की इज्जत है,
मंजू के तो पूरे बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई, जबकि संजय की तो चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। अपने हाथ खड़ा कर चुका था, कहने लगा, मुझे नहीं पता था मंजू की मंगनी आपके साथ हुई है। मैंने आज तक जो भी किया सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त के नाते किया। मंजू ने तो आज तक नहीं बताया वह इस खानदान से संबंध रखती थी। हमारे यहाँ तो शाह लोगों की इज्जत की जाती है। अगर मुझे पता होता कि मंजू का संबंध शाह खानदान से है तो मैं कभी भी उसके साथ इतना आगे ना बढ़ता। हो सके तो मुझे माफ कर दो। संजय ये सब कहता हुआ मंजू को देख रहा था, साथ उसकी नजरें उसकी गर्दन पर मौजूद उन सुर्ख निशानों पर जा चुकी थी। वह कोई बच्चा तो नहीं था जो निशानों को समझ न सकता। मंजू उसे रोक रही थी, लेकिन संजय वहां से जा चुका था। जानता था अगर कुछ देर वहां पर खड़ा रहा तो वह अपने सही सलामत टांगों से वापस नहीं जा पाएगा। वह दीपक कुमार को देखकर कांपने लगा। उसके बाद दीपक कुमार कुछ भी ना बोला, मंजू को लेकर घर की तरफ आया था। मंजू ने कपड़े पहले जैसे ही पहन लिए थे। घर आते सबके सामने दीपक कुमार ने कहा था मंजू से इसी संडे को शादी करनी है, और मंजू भी ये चाहती थी कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। दादी आंटी का तो खुशी का ठिकाना न रहा। अब तक वह कितनी ही बार दीपक कुमार को कह चुकी थी कि मंजू से शादी कर लो, घर के बड़े बच्चे हो, मैं भी दोनों की खुशियां देख लूं। कौन सा पूरे खानदान का खाना बनाने की जिम्मेदारियां मंजू पर आ जाएगी? बल्कि अपनी पढ़ाई तो वह शादी के बाद भी कर सकती है। मगर दीपक कुमार हमेशा ये बोलता था, जब तक मंजू का बचपना खत्म नहीं होगा, मेरे लिए अपने अंदर प्यार नहीं जगाती, तब तक मैं उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन आज अचानक ही ये शब्द सुनकर सबके चेहरों पर खुशियां आई थी, सिवाय मंजू की माँ की। वह कहने लगी, इतनी भी क्या जल्दी है, बच्ची अभी पढ़ रही है। मंजू की खामोशी देखकर उसकी माँ को कुछ हुआ था। वे बार बार सवाल करने लगी, मगर मंजू क्या कहती? अगर दीपक उसकी हकीकत सबको बता देता तो शायद यहीं खड़े खड़े उसके पिता उसको गोली मार देते, जबरदस्ती ही सही। मगर दीपक कुमार और मंजू की शादी हो चुकी थी। पूरे गांव को दावत दी गई थी। हिजड़ों को बुलाकर उन पर खूब पैसे लुटाए गए थे। फिलहाल मंजू भी खुश थी, लेकिन आने वाली रात का सोचकर उसका पूरा बदन कांप रहा था, क्योंकि वह अपनी छाप उसकी गर्दन पर छोड़ चुका था। अब और ज्यादा न जाने वो क्या कुछ करता। बहुत रोई थी, मगर उसे विदा करके दीपक के कमरे में बिठा दिया गया। तरह तरह के दिमाग में डर पैदा हो रहे थे। कुछ देर के बाद जब दीपक कुमार आया, मंजू घबराकर पीछे हटी थी। मंजू की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाया तो मंजू घबराकर पीछे हटी थी। दीपक कुमार जैसे ही कदम बढ़ा रहा था तो वह सहम कर पीछे होकर बैठ गई थी। दीपक कुमार कहने लगा, उठो, ऐसे क्यों बैठी हो? अलमारी खोलकर देखो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मंजू कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन दीपक के कहने पर उठी और अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही अलमारी का एक हिस्सा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ चुके थे। अलमारी पूरा भरा पड़ा था। हर तरह के कपड़े थे, किसी के बाजू बिल्कुल नहीं थे और कोई बिल्कुल जालीदार नाइटी थी। ऐसे कपड़े देखकर मंजू के आंखों में आंसू आए थे। वह सर झुका गई थी, कहने लगी, ये सब कुछ क्या है? मैं ये सब कुछ नहीं पहनती। लेकिन दीपक आगे बढ़कर कहने लगा, बहुत शौक है ना तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने का? पिछले 2 सालों से तुम जीन्स शर्ट पहनकर अपना पूरा बदन लड़कों को दिखाती रही। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा तो हक है तुम्हें जिस मर्जी कपड़े में देखूं। चलो शाबाश, ये भारी भरकम कपड़े उतारो और चेंज करो। सारे ड्रेस बारी बारी पहनकर मेरे सामने आओ। मैं देखना चाहता हूँ तुम इन कपड़ों में कैसी लगती हो। ये भी तो देखूं कि तुम इन कपड़ों में चलती थी तो लोग तुम्हें किस नज़रों से देखते थे, किस तरह तुम पर उंगलियां उठाते थे। मंजू को अंदाजा नहीं था दीपक कुमार उसे ऐसी सजा भी दे सकता है, मगर वह उसका पति था। ना चाहते हुए भी वो एक एक कपड़ा पहनकर उसके सामने आने लगी और वह उसे देखकर बिल्कुल आवारा लड़कों की तरह शब्द बोलने लगा। उसे बताता रहा कि जब जब तुम इस तरह के कपड़ों में वहां जाती थी, तुम्हें देखकर लड़के क्या क्या सोचते थे और किस नज़रों से देखते थे। वह रोते हुए जाकर दीपक कुमार के कदमों में गिरी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। अपनी सहेलियों को लड़कों से बातें करते देखती थी, तभी मैं संजय के साथ दोस्ती बढ़ा ली थी। मेरा भरोसा करिए, एक शरीफ लड़का था, कभी उसने मुझे छूने तक की कोशिश नहीं की थी। हाँ, बस मेरे बीते हुए कल को मेरे सामने मत लाना, वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो आप भी जानते हैं मैं किस तरह अपनी दादी आंटी और अपने माँ बाप की ही नहीं बल्कि आपकी भी लाडली थी। मंजू इस तरह के शब्द बोल रही थी, खुद भी रो रही थी, कहीं ना कहीं दीपक कुमार को भी मोम कर रही थी। अगले ही पल दीपक कुमार ने सर झुकाया था, हाथ आगे बढ़ाकर एक झटके से उसे अपने ऊपर गिराकर कहने लगा, तुमने जो किया वो मेरे लिए भूलना आसान नहीं है। कभी भी दूसरों को देखकर अपने आप को मत बदलो। जबकि मंजू की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। कुछ देर के बाद वह वॉशरूम से बाहर आई तो उसने सादा सूट सलवार पहना हुआ था। आकर बेड पर एक तरफ बैठ गई। दीपक साहब कितनी देर उसे देखता रहा, फिर कहने लगा,
क्या अब इस तरह बैठी रहोगी? हमारी सुहागरात है और मैं इसे पूरे तरीके से मनाना चाहता हूँ। यहाँ आओ मेरे पास। मंजू फिर सहम कर घबराते हुए उठकर उसके पास गई, लेकिन फिर कहने लगी, आप बहुत बुरे हैं। दीपक कुमार कहने लगा, क्या मतलब बुरा हूँ? पति हूँ तुम्हारा, इस घर का इकलौता वारिस हूँ। फिर से सहम कर घबरा गई थी। कहने लगी, नहीं, मेरा मतलब आप मेरे साथ कुछ करेंगे तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर उसने अपनी गर्दन एक तरफ की थी, जहाँ पर अभी भी उसे हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। दीपक कुमार को उस टाइम उस बेहद प्यार आया था। अगले ही पल उसने अपना हाथ बढ़ाकर मंजू की गर्दन पर रखा और सहलाने लगा। अगले ही पल मंजू के पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया था। ना चाहते हुए भी वह अपना आप दीपक कुमार को सौंप चुकी थी। वह रात उनकी जिंदगी की खूबसूरत रात थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।